ओके, वेट की कंसेप्चुअल डेफिनेशन है मास ऑफ बॉडी, वो वाली डेफिनेशन जो आपने डिक्शनरी से ली है। ठीक है, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन इसकी होगी रिस्पोंडेंट मास ऑफ बॉडी, कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उनका बॉडी मास जो है वो आप ले रहे हो, मतलब आप मेजर कैसे कर रहे हो वेट को, रिस्पोंडेंट का वेट मेजर कर रहे हो, तो वो होगी उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन, रिस्पोंडेंट वेट मास। ठीक है, क्लियर। ऑपरेशनल में हमने ये देखना है कि हम उस वेरिएबल को कैसे मेजर करेंगे अपनी स्टडी में। तो मास ऑफ बॉडी जो है वो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है जो डिक्शनरी से ली। तो ऑपरेशनल होगी कि रिस्पोंडेंट मास ऑफ बॉडी, हमारे जो रिस्पोंडेंट है उनका बॉडी वेट क्या होगा, इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। अब हमने पढ़ना है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बी स्टडीड एंड टू whom should the study result apply। वो वाले लोग जिनके ऊपर या तो स्टडी की जाती है, जो ऊपर रिजल्ट बाद में जनरलाइज किए जाते हैं, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। For example, bedside nurses are the population in a research study and the factor affecting the nurses workload। अगर हम नर्सिस के ऊपर कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, कोई रिसर्च करेंगे, तो हमारी पॉपुलेशन जो होगी वो नर्सिस होगी। अगर स्टूडेंट के ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्टूडेंट होगी। पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी होती है स्मॉल स्केल स्टडी। हम थोड़े से लोगों पे स्टडी करते हैं बिफोर कंडक्टिंग आवर ओरिजिनल रिसर्च। जैसे कि अगर हमने 100 लोगों पे रिसर्च करनी है, तो 10 से पहले हम अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे, 10 से हम अपना क्वेश्चन फिल कराएंगे, तो वो हो जाएगी पायलट स्टडी। सैंपल क्या है? Are those persons in the population from whom data will be actually collected and from whom generalization about the population will be made। अब अगर मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो पूरे लाहौर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट तक एक्सेस करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, या फाइनेंशियली तौर पे ये पॉसिबल नहीं कि मैं सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर के उन पे रिसर्च करूँ। तो मैं थोड़े से स्टूडेंट पे रिसर्च कर लूँगी, उनको कहूँगी सैंपल, जिसके ऊपर से मैं एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करूँगी, और फिर उनके जो रिजल्ट आएंगे वो मैं सारी फाइनल ईयर के ऊपर जनरलाइज कर दूँगी। तो पॉपुलेशन में सारे फाइनल ईयर हो गए, और सैंपल में वो लोग हो गए जिनसे मैंने एक्चुअल में डाटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 40 की क्लास है, तो ये पॉपुलेशन है, इसमें से मैं 20 लोगों से डाटा कलेक्ट करती हूँ, तो 20 लोग जो है वो सैंपल है, और 40 लोग जो है वो पॉपुलेशन है। क्लियर सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन क्या है? द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच द रिसर्चर विशेस टू जनरलाइज द फाइंडिंग ऑफ स्टडी। वो सारा का सारे पॉपुलेशन जिसके ऊपर मैंने रिजल्ट को जनरलाइज करना है, वो मेरी टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी। जैसे कि फाइनल ईयर के सारे 40 बच्चे
जो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है और उसमें से 20 का मैंने सैंपल ले लिया। सैंपल को पार्ट ऑफ दी होल भी कहते हैं, यानी कि होल का थोड़ा असेसिबल पॉपुलेशन किसको कहते हैं? असेसिबल वो कहते हैं जिनसे हम एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करते हैं, द ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट दैट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टडी। अगर मैं कहूँ कि मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो फाइनल ईयर के सारे लोग जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो उनके डिफरेंट कॉलेजेस में, वो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है। और एक्सेसिबल पॉपुलेशन में मेरे पास फाइनल ईयर वो आ जाएगी जो कि आप लोग को, जिन तक मेरी एक्सेस है, जिनसे मैं डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टारगेट पॉपुलेशन और असेसिबल पॉपुलेशन ये है। सैंपल को ही हम, या सैम्पलिंग पॉपुलेशन, एक टारगेट पॉपुलेशन है उसके अंदर आती है सैम्पलिंग पॉपुलेशन या असेसिबल पॉपुलेशन। फिर असेसिबल पॉपुलेशन से हम जो सैंपल लेते हैं उसका भी थोड़ा सा हिस्सा पार्ट ऑफ दी होल हो गया सैंपल। तो ये इस वाली फिगर से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। टारगेट पॉपुलेशन पूरे लाहौर के फाइनल ईयर स्टूडेंट, सैम्पलिंग पॉपुलेशन आपकी क्लास के 40 लोग, और सैंपल में से 40 में से 20 लोग जिनसे मैं डाटा कलेक्ट करूंगी, ये डिफरेंस है। सेम लाइक सैंपल को स्टडी पॉपुलेशन भी कहते हैं, वो वाली पॉपुलेशन जिसको हमने एक्चुअल में स्टडी करना है, जिनसे हमने डाटा कलेक्ट किया। रिपीट कर देती हूँ, टारगेट पॉपुलेशन क्या है? एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स टू विच द रिसर्चर विशेस टू जनरलाइज द फाइंडिंग ऑफ ए स्टडी। वो सारे लोग जिनके ऊपर रिसर्चर जो है अपने रिजल्ट की फाइंडिंग को जनरलाइज करते हैं। मतलब अगर मेरे टारगेट पॉपुलेशन डायबिटीज पेशेंट हैं, तो सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट मेरी टारगेट पॉपुलेशन है, चाहे उन तक मेरी एक्सेस हो चाहे ना हो, सारे डायबिटिक पेशेंट मेरी टारगेट पॉपुलेशन में आएंगे। एक्सेसिबल पॉपुलेशन में वो डायबिटिक पेशेंट आएंगे जो कि शालामार में आ रहे हैं, जिन तक मेरी एक्सेस है, वो मेरी हो जाएगी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। और सैंपल में वो लोग आ जाएंगे जिनसे मैं एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करूंगी। सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट से मैं डाटा कलेक्ट नहीं करूंगी, उनमें से भी कुछ लोगों में से मैं डाटा कलेक्ट करूंगी। तो ये टारगेट पॉपुलेशन सारी दुनिया के डायबिटिक पेशेंट, सैम्पलिंग पॉपुलेशन वो लोग जो कि शालामार में आ रहे हैं डायबिटिक पेशेंट, और सैंपल में वो, तो उनमें से भी वो लोग जिनसे मैं एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करूंगी। तो ये डिफरेंस है इन तीनों का। स्टडी पॉपुलेशन सैंपल ही होगी जिससे मैंने डाटा कलेक्ट करना है। सैम्पलिंग क्या है? पहले हमने पढ़ा था सैंपल, अब हमने पढ़ना है सैम्पलिंग। Sampling is the process or technique of selecting appropriate participants who are representative of the population being studied. सैम्पलिंग टेक्निक या प्रोसेस है जिससे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। मतलब मैंने कह दिया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट में से मैंने 20 लोगों का एज सैंपल लेना है, तो वो कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके मैं उन 20 लोगों को सिलेक्ट करूंगी, वो हो जाता है सैम्पलिंग। ये एक टेक्निक या प्रोसेस का नाम है। ठीक है, सैंपल और सैम्पलिंग में डिफरेंस क्लियर?
रैंडम सैम्पलिंग, अब ये टेक्निक है सैम्पलिंग की जिसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। Usually provide a sample that is representative of a population because each member of the population is selected independently and has an equal chance or probability of being included in the study. रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हम रैंडमली लोगों को पिक करते हैं अपने सैंपल होता है कि वो एज अ सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर एक और दूसरी टाइप होती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, वो होता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो। तो रैंडम में इस तरह से नहीं होता, रैंडम में सारे सैंपल यूज हो जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ तो लॉटरी मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 40 क्लास के बच्चे हैं तो मैं उन सबके नाम एक एक पर्ची पे लिखूँ, फिर मैं रैंडमली उन पर्ची में से एक एक पर्ची उठाऊँ और जिस बच्चे का नाम आ जाएगा वो मेरे सैंपल वो मेरा सैंपल होगा। वो 40 बच्चों के नाम लिखे, उसमें से मैंने 20 पर्चियाँ उठाई और 20 पर्चियों में जो भी बच्चा आएगा उसको मैं एज अ सैंपल रखूँगी। रिपीट कर रही हूँ, सैंपल क्या है? सैंपल क्या है? सैंपल पार्ट ऑफ दी होल है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा होल का, या वो लोग जिनसे हम एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सैंपल। और उनसे जो रिजल्ट आते हैं उनको बाकी टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करते हैं। और सैम्पलिंग जो है वो टेक्निक है जिससे हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इसमें रैंडम टेक्निक आ जाती है और नॉन रैंडम आ जाती है। रैंडम में हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है टू बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल, लेकिन नॉन रैंडम में हर एक के पास इक्वल चांस नहीं होता। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च रैंडम एंड नॉन रैंडम सैंपल्स आर यूज्ड। वो भी टेक्निक है, हम उससे भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं लेकिन उसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रैंडम में जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपकी 40 की क्लास है, उसमें से मैं 20 बच्चों को एज अ सैंपल लेना चाह रही हूँ। तो मैं 40 बच्चों के नाम स्लिप पे लिखूंगी और इसमें से कोई से भी 20 रैंडमली उठा लूंगी और वो जो बच्चे होंगे वो मेरा सैंपल होंगे। ये होगी रैंडम की सैंपल। नॉन रैंडम में कन्वीनियंट सैम्पलिंग आती है, उसमें होता है मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब मैं अपनी मर्जी से 20 बच्चे जो मर्जी चाहे चुन लूँ। तो उसमें सारे बच्चों उसमें बायसनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं कन्वीनियंट में, लेकिन रैंडम में बायसनेस के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, बल्कि बिल्कुल ही होते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन।
रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ओवरऑल प्लान फॉर गैदरिंग डेटा इन अ रिसर्च स्टडी। सारा प्लान डाटा गैदर करने का कि हमें रिसर्च करनी है, हम डाटा कैसे गैदर करेंगे, कौन सी हमारी पॉपुलेशन होगी, सैंपल साइज कितना होगा, कितने लोगों से हम कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं उसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं। रिसर्च सेटिंग कौन कौन सी है? पहले हमने पढ़ा रिसर्च डिजाइन की। ओवरऑल डाटा गैदरिंग प्लान को हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। अब रिसर्च सेटिंग क्या है? सेटिंग इज द लोकेशन इन विच द स्टडी इज कंडक्टेड। तो वो लोकेशन जहाँ पे स्टडी कंडक्ट की जाती है उसको सेटिंग कहते हैं। देयर आर 3 कॉमन सेटिंग फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए 3 सेटिंग है: नेचुरल, पार्शली कंट्रोल्ड एंड हाईली कंट्रोल्ड। नेचुरल सेटिंग और फील्ड सेटिंग। नेचुरल सेटिंग को फील्ड सेटिंग भी कहते हैं। A natural setting or field setting is an uncontrolled real life situation or environment. नेचुरल सेटिंग जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि नेचुरल सेटिंग में नेचुरल चीजें होंगी, हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे एनवायरनमेंट में। जिस तरह के लोग हैं जैसी सिचुएशन में वैसी सिचुएशन से हम डाटा कलेक्ट कर देंगे। Conducting a study in a natural setting means that the researcher does not manipulate or change the environment for the study. जैसे कि मैं अगर आपकी क्लास से डाटा कलेक्ट करना चाहूँ तो आप लोग क्लास में जिस तरह से बैठे होगे, जैसे भी होगे नेचुरल सेटिंग में, वैसे ही मैं डाटा कलेक्ट कर लूंगी। तो ये हो जाएगी नेचुरल सेटिंग। और फील्ड सेटिंग होता है बाहरी कम्युनिटी के लोगों से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशनल स्टडीज ऑफन आर कंडक्टेड इन नेचुरल स्टडी। ये स्टडी की टाइप है, ये हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। तो डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल जो स्टडीज हैं वो नेचुरल सेटिंग में की जाती है। Second F type is the partially controlled setting. Partially controlled setting is an environment that the researcher has manipulated or modified in some ways. नेचुरल सेटिंग में देखो, नेचुरल था, वो कोई लैब की कंडीशन नहीं थी या लैब वाली सिचुएशन नहीं थी कि जिसमें हम मैनिपुलेट करें। वो नेचुरली जैसे चीजें चल रही थी वो वैसे ही थी। नेचुरल आपको नेचुरल नाम से समझ आ रहा है। नेचुरल सेटिंग मतलब जैसे है नेचर में वैसे थे वैसे ही। पार्टली कंट्रोल्ड में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो रिसर्चर है वो थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। An increasing number of nursing studies occur in partially controlled setting to limit the effect of extraneous variable on the study. तो partially control में कुछ चीजों को कंट्रोल किया जाता है, लाइक अगर उसमें extraneous variable है तो उनको कंट्रोल किया जाए। वो बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पार्टली कंट्रोल सेटिंग में कुछ चीजों को कंट्रोल किया जाता है और फिर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, लेकिन सबको नहीं। Highly controlled setting में क्या है? Highly controlled setting is an artificially constructed environment developed for the sole purpose of conducting research. जैसा कि लैब, तो लैब का जो एनवायरनमेंट होता है वो फुली कंट्रोल्ड होता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी उसमें एरिएशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें, कितने पर्सन की मूवमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं
हाईली कंट्रोल्ड सेटिंग में। लेबोरेटरीज, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल center and test unit in hospital or other healthcare agencies are highly controlled setting in which experimental studies are often conducted. तो हाईली कंट्रोल्ड सेटिंग जो है वो उसमें लैब वाली सेटिंग आ जाती है जिसमें कि पूरे का पूरा एनवायरनमेंट टोटली कंट्रोल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। सेटिंग रिपीट कर रही हूँ मैं, 3 तरह की सेटिंग है। नेचुरल सेटिंग, पार्शली कंट्रोल्ड और हाईली कंट्रोल्ड। नेचुरल सेटिंग में जिस तरह चीजें चल रही है वैसे ही रहती है और उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। पार्शली कंट्रोल्ड में थोड़ी सी चीजों को मतलब एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है और हाईली कंट्रोल सेटिंग में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होता है जैसे कि लैब। स्टडी इंटरवेंशन क्या है? स्टडी इंटरवेंशन quasi experimental and experimental studies। अब quasi experimental और experimental studies भी हम पढ़ेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। quasi experimental study में randomization यूज नहीं होती और experimental study में हम randomization करते हैं। दोनों में हम एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, नाम से पता चल रहा है quasi experimental मतलब हम मैनिपुलेशन करते हैं सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जो मेन डिफरेंस है quasi experimental और experimental studies का हुआ है randomization। quasi experimental study में randomization नहीं होती जबकि experimental study में randomization participants की होती है। So quasi experimental and experimental study examine the effect of an independent variable और इंटरवेंशन होना डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटकम। तो इसमें हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, यहाँ पे हम इंटरवेंशन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम पे। मतलब स्टडी इंटरवेंशन में हम स्टूडेंट्स के ऊपर या सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का नॉलेज देखूं अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल, तो मैं पहले आपको उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन दे दूँ या एक लेक्चर दे दूँ तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मैं पहले डाटा कलेक्ट करूँ फिर उसके बाद मैं आपको उसके उस पे एक लेक्चर दूँ इन्फेक्शन कंट्रोल पे और बाद में फिर से डाटा कलेक्ट करूँ। तो मेरी जो लेक्चर देना होगा वो मेरी इंटरवेंशन होगी या मेरा एक्सपेरिमेंट होगा जो कि मैं आप लोगों पे करूँगी। More intervention studies are being conducted in nursing to establish an evidence-based practice। तो नर्सिंग में ज़्यादातर स्टडीज जो है वो इंटरवेंशन बेस्ड की जाती हैं ताकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो प्रैक्टिसेस हैं वो एविडेंस बेस्ड हों। कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टडी इंटरवेंशन increase the validity of the study design and credibility of the findings। तो जितनी ज़्यादा स्टडी इंटरवेंशन की जाएंगी उतना स्टडी डिज़ाइन ज़्यादा वैलिड होगा और उतने ही आपके रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा क्रेडिबल होंगे। स्टडी इंटरवेंशन नीड्स टू बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिवेल्प। ये क्लियर होनी चाहिए और ब्रीफली डेवलप होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेड, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर आप कहते हो कि आपने पैनाडोल का इफेक्ट देखना है और आपने इसको 2 पैनाडोल दिया टीडीएस, तो 2 पैनाडोल टीडीएस ही देनी चाहिए जैसा आपने लिखा होगा वैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इंटरवेंशन की इम्प्लीमेंटेशन में। एग्जामिन फॉर इफेक्टिवनेस थ्रू क्वालिटी मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो इंटरवेंशन स्टडी में भी हम इंडिपेंडेंट को अल्टर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और उसका इफेक्ट कैसे चेक करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करके उसकी इफेक्टिवनेस को देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है?
Brief summary of research study generally contain the purpose, method and major findings of the study. एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है हमारी पूरी की पूरी रिसर्च की। आप अगर डिफरेंट आर्टिकल्स देखो तो आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले लिखा जाता है आर्टिकल के अंदर, हालांकि ये रिसर्च करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं, लेकिन पब्लिकेशन में सबसे पहले आता है और ये समरी होती है। इसके कुछ पॉइंट होते हैं, उसमें पर्पस, मेथड और रिजल्ट्स बताए गए होते हैं। आज आपने जाके डिफरेंट आर्टिकल सर्च करने हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर और उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो गया? क्या समरी है? पूरा का पूरा जो आपने रिसर्च की उसकी समरी होती है। पहले आप अपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लिखोगे, फिर एंड पे एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की समरी के तौर पे। ठीक है, ब्रीफ समरी होती है रिसर्च स्टडी की। जो आप पूरा प्रोजेक्ट करोगे उसकी छोटी सी समरी होगी, उसमें आप अपना पर्पस बताओगे, मेथड बताओगे, रिसर्च के कौन से यूज किए और रिजल्ट बताओगे। ये लिखते एंड पे है, लेकिन पब्लिकेशन में ये आर्टिकल में आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। अब बाद में जाता है लेकिन छपता पहले है। ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल है। वेरिएबल क्या था? एक कॉन्सेप्ट दैट इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड दैट कैन वेरी। कोई भी चीज जो वेरी करे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन को वो वेरिएबल है। इसकी टाइप्स हैं डाइकोटोमस वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल, एक्टिव वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अभी हम इन सारों को डिटेल में पढ़ते हैं। डाइकोटोमस जैसे कि नाम ही बता रहा है टू। डाइकोटोमस मीन्स टू होता है। वेरिएबल दैट वेरी इन ओनली टू वैल्यूज। तो ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ दो वैल्यूज में वेरी करे उसको हम डाइकोटोमस वेरिएबल कहते हैं। लाइक मेल वर्सेस फीमेल, अलाइव वर्सेस डेड, डे वर्सेस नाइट। तो इसका कोई तीसरी डायमेंशन नहीं है जिसमें ये वेरी करे ये वाले वेरिएबल। ये सिर्फ दो डायमेंशन में ही वेरी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे वेरिएबल्स को डाइकोटोमस वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब आप एक एग्जांपल लिखो डाइकोटोमस वेरिएबल की। आपके माइंड में कोई और आ रहा हो इन तीन के अलावा डाइकोटोमस वेरिएबल? ओके, गुड, क्लियर हो गया। Next type है attribute variable. A pre-existing characteristic or attribute such as age, sex, etc. which the researcher simply observe and measure. पहले से जो पाया जाता है जिसको रिसर्चर खुद क्रिएट नहीं कर सकता लेकिन सिंपली ऑब्जर्व और मेजर कर सकता है, उसको कह देते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल। लाइक एज हो गई, जेंडर हो गया, इसको
रिसर्चर खुद से तो जनरेट नहीं कर सकता, ये जो पहले से होंगे उन्हीं को मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट वेरिएबल कहते हैं या करेक्टरिस्टिक। एट्रीब्यूट का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक के एग्जिस्टिंग करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट जो है वो इनमें आ जाएंगे। एक्टिव वेरिएबल, अच्छा एक ने लिखा ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस असली क्लासेस ये कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी करें, ठीक है, जैसे ट्रू वर्सेस फॉल्स हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस वर्सेस डलनेस ये भी ठीक है। ओके, एक्टिव वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल दैट डू नॉट pre-exist so the researcher has to create them। वो वाले वेरिएबल जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि रिसर्चर खुद से क्रिएट करता है उसको एक्टिव वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट में जो था वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, वो वाले वेरिएबल थे जो रिसर्चर क्रिएट नहीं कर सकता था, सिंपली ऑब्जर्वर मेजर कर सकता था। एक्टिव वेरिएबल में वो वेरिएबल आएंगे जो रिसर्चर खुद से क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, if the researcher is testing the effectiveness of 4 drugs on blood pressure, here all the 4 drugs are considered a variable that varies among individuals, where different ones are taking different drugs A, B, C और D। तो इसमें उसने 4 drugs का इफेक्ट चेक करना है ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो ये उसने खुद से वेरिएबल क्रिएट किए हैं 4 ड्रग्स वाले इंडिविजुअल के ऊपर जो इसका इफेक्ट आएगा। तो ये हो गया एक्टिव वेरिएबल। हर इंडिविजुअल अब डिफरेंट इफेक्ट मतलब रिजल्ट में उसका डिफरेंट इफेक्ट आएगा और ये इफेक्ट वेरी कर रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो ये वेरिएबल हो गया और ये उसने रिसर्चर ने खुद से क्रिएट किया, इसलिए ये आ गया एक्टिव वेरिएबल। Dependent and independent variable. Dependent, independent variable that is believed to cause or influence the dependent variable। कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि independent जो है वो influence करता है dependent के ऊपर। Dependent variable that is influenced by the independent variable, और जो influence ले रहा होता है वो dependent variable होता है। Like smoking cause lung cancer, तो स्मोकिंग जो है वो हो गया इंडिपेंडेंट, लंग कैंसर जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। डज नर्सिंग केयर कॉज रैपिड रिकवरी, नर्सिंग केयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रैपिड रिकवरी डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम लाइक ड्रग कॉज इम्प्रूवमेंट, तो ड्रग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इम्प्रूवमेंट जो ड्रग की वजह से आ रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप लोग भी एक एक एग्जांपल लिखो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। डिपेंडेंट डिपेंडेंट के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट की वजह से इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब मुझे एग्जांपल लिख के दिखाएं आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल।
ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे। Extraneous variables are undesirable variables that influence the relationship between the variable that an experimenter is examining. एक्टिव वेरिएबल वो जो खुद से क्रिएट करे। इस एग्जाम्पल में सर्चर ने 4 ड्रग की इफेक्ट को देखा ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो वो 4 ड्रग उसने खुद से क्रिएट की है ना, कोई भी 4, वो 4 ड्रग इसीलिए एक्टिव वेरिएबल्स में रहेंगे। उनका इफेक्ट तो देखना वेरी करेगा ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो 4 ड्रग उसने खुद से क्रिएट की है, कोई सी भी 4 उसने लेनी है, वो कोई और भी 4 ले सकता था उसकी मर्जी, इसलिए इसको एक्टिव वेरिएबल कहते हैं। लेकिन जो एट्रीब्यूटेबल वेरिएबल है वो तो चेंज नहीं कर सकता रिसर्चर अपनी मर्जी से, ड्रग्स तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, इसलिए इसको एक्टिव वेरिएबल का खुद से क्रिएट करना मतलब उसने 4 कोई सी भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट की है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं एक्सपीरियंस वेरिएबल। एक्सपीरियंस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि हमारे रिसर्च के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन ये इफेक्ट जो है वो कंफ्यूजिंग होता है, मतलब हमारी स्टडी के लिए अच्छा नहीं होता। Another way to think of this is that these are variables that influence the outcome of an experiment, though they are not the variable that are actually of interest. So इन variables की वजह से हमारे result effect होते हैं, result affected होते हैं, और ये undesirable variable होता है जिसको हम experience variable कहते हैं। Example, for example, if a study focused on the effect of relaxation therapy on the perception of incisional pain, the researcher would have to control the experience variables such as type of surgical incision and time, amount and type of pain medication administered after surgery to prevent their influence on the patient's perception of pain. अब इस एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि रिसर्चर देखना चाह रहा है कि रिलैक्सेशन थेरेपी का इफेक्ट कितना आता है कोई भी सीजनल पेन के ऊपर। तब वो उसके एक्सपीरियंस वेरिएबल में टाइप ऑफ सर्जरी भी आ जाएगी। अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग कट लगा हुआ है तो उसकी पेन जल्दी रिलीव नहीं होगी रिलैक्सेशन के थ्रू, तो वो इफेक्ट ये जो चीज़ें करेंगी ये एक्सपीरियंस वेरिएबल है जिनको से कंट्रोल करना चाहिए, ये हमारे रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा। प्लस टाइम एंड अमाउंट ऑफ पेन मेडिकेशन कितनी, अब एक सिंपल पेनाडोल दे रहा है पेन रिलीफ करने के लिए तो उसको रिलैक्सेशन थेरेपी से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक इंजेक्शन ले रहा है, पेन किलर इंजेक्शन ले रहा है, तो उसका उसके ऊपर रिलैक्सेशन थेरेपी से जल्दी फर्क पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करेंगी, तो ये सारी क्या है, एक्सपीरियंस वेरिएबल है। क्लियर, एक्सपीरियंस वेरिएबल। Extraneous variable that confound the relationship between the dependent and independent variable, does it need to be controlled? Confound confuse कर देता है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को, इसलिए इसको कंट्रोल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एयर पोल्यूशन इज एन extraneous variable interfere with the studying the relationship between smoking, independent variable, and lung dependent variable। मतलब एयर पोल्यूशन जो है उनकी वजह से भी तो लंग कैंसर हो सकता है। पोल्यूशन में इतने सारे पोल्यूटेंट आ जाते हैं जो कि लंग कैंसर कोज कर सकते हैं, तो अब हमें समझ नहीं आएगी कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हुआ है या एयर पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर हुआ है। ये हमारे रिजल्ट को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए
ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि स्मोकिंग की वजह से कितना लंग कैंसर हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया एक्सपीरियंस वैल्यूबल। अब अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाएं और प्लीज बच्चों रिपीट नहीं करना। एक बार जब आप अटेंडेंस लिख देते हो तो वो लग जाती है, रिपीट नहीं किया करो। अटेंडेंस लगवाओ अपनी।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन? ये सारे लेक्चर अपलोडेड है वहाँ पे स्लैम पे, आप चाहते हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रिपीट कर देती हूँ आज जो पढ़ा। आज टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़े हैं, जिसमें से ये हमने पढ़ा डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस वो जो कि सिर्फ 2 डायमेंशन में वेरी कर सकते हैं। एट्रीब्यूटेबल वो वेरिएबल जिनको रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है, उनको खुद से क्रिएट नहीं कर सकता, लाइक एज और जेंडर। एक्टिव वेरिएबल वो जिनको खुद से जनरेट कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल में ड्रग दी थी, तो 4 ड्रग कोई भी रिसर्चर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है, कोई सी भी 4 ले सकता है, इसलिए इसको एक्टिव वेरिएबल कहा। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और इंडिपेंडेंट वो होता है जो कि इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। एक्सपीरियंस वेरिएबल थे वो कंफाउंडिंग और कंफ्यूजिंग वेरिएबल्स थे जो कि रिसर्च स्टडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो था वो समरी है रिसर्च की पूरी, एंड पे लिखते हैं, और ये कंटेन होती है पर्पस, मेथड और मेजर फाइंडिंग के ऊपर। एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने जो सब्जेक्ट हैं, वो अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो वाले सब्जेक्ट हम अपनी स्टडी में ना लें, हम वो वाले सब्जेक्ट लें जो कि कहीं दूर रहते हैं, जहाँ पे एरिया में इतनी पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन। तो इस तरह से हम एयर पोल्यूशन को, अब अगर हम उन लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो लंग कैंसर की केस और वो स्मोकर भी है, तो वहाँ पे अब लंग कैंसर एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है, स्मोकिंग की वजह से हो रही है, ये बताना मुश्किल है। ठीक है, दोनों चीजें हैं ना जो कुछ लंग कैंसर करेंगी, तो हम अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, हम एयर पोल्यूशन को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किसी फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों से डाटा कलेक्ट ना करें, हम ऐसे लोगों से करें जो कि साफ सुथरे माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पे एयर पोल्यूशन इतनी ज्यादा नहीं है। और फिर हमने स्टडी इंटरवेंशंस पढ़ी। स्टडी इंटरवेंशंस क्या होती है? एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो स्टडी इंटरवेंशन है। सेटिंग पढ़ी, 3 तरह की सेटिंग है, नेचुरल सेटिंग, पार्शली कंट्रोल्ड सेटिंग और हाईली कंट्रोल्ड सेटिंग। नेचुरल सेटिंग में जिस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन और एनवायरनमेंट होता है वो वैसा ही होता है और डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। पार्शली कंट्रोल में उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, और हाईली कंट्रोल में लैब वाली सिचुएशन आ जाती है जो कि हाईली कंट्रोल होती है। रिसर्च डिजाइन पढ़ा। ओवरऑल प्लान फॉर गैदरिंग डाटा जो था वो रिसर्च स्टडी का, उसको हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। सैम्पलिंग पढ़ी। सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिससे हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इसमें रैंडम और नॉन रैंडम 2 टेक्निक आ जाती हैं। रैंडम में एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल, और नॉन रैंडम में नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल। रैंडम में मैंने आपको बताया कि हम पर्चियाँ डाल देते हैं, लॉटरी मेथड से सिलेक्ट करते हैं सैंपल को, जिसका नाम आएगा वो सैंपल हो जाएगा, और कन्वीनियंट में अपनी मर्जी से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। फिर पढ़ी थी टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग पॉपुलेशन और सैंपल। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो पूरी दुनिया के डायबिटिक पेशेंट जो है वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होंगे। सैंपल पॉपुलेशन में वो जो शालामार में लोग आ रहे हैं, और सैंपल उन्हीं लोगों में से वो लोग जिनसे हमने डाटा कलेक्ट किया जो शालामार आ रहे हैं, वो हमारा सैंपल हो गया। एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो कि रिसर्चर के को अवेलेबल होती है स्टडी के लिए, जैसे इस वाली में सैम्पलिंग पॉपुलेशन जो है वो एक एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी। रिसर्च डिजाइन ओवरऑल स्टडी का जो प्लान है कि डाटा कैसे गैदर करना है उसको हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। मतलब सैंपल कितना होगा, कौन से लोगों को होंगे, कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, कितना ड्यूरेशन यूज करेंगे स्टडी के लिए, ये सारी चीजें जो है ये रिसर्च डिजाइन का पार्ट होती है।
एनी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लो। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो अल्लाह हाफ़िज़।